हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो कि पैथोलॉजी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट एवरी टाइम इससे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। इसके पहले मैं पैथोलॉजी के बहुत से मॉडर्न टॉपिक्स कवर कर चुकी हूँ और यदि हम आयुर्वेद की बात करें तो यहाँ पर मैंने रोग निदान के में बहुत सी डिसीजेस प्रीवियसली कवर कर चुकी हैं, जिसकी प्लेलिस्ट आपको चैनल में बहुत आसानी से मिल जाएगी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की। आज हम देखते हैं टाइफॉइड फीवर के बारे में फुल डिटेलिंग। पहला है इंट्रोडक्शन, व्हाट इज टाइफॉइड फीवर। तो आपको एक टर्म याद रखनी है, एंटेरिक फीवर, जिसको हिंदी में आंतरिक ज्वर भी कहा जाता है। तो टाइफॉइड फीवर इज ऑल्सो नोन एज एंटेरिक फीवर। कभी कभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन एंटेरिक फीवर के नाम से मिलता है और वहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक कौन सी डिसीज है। तो दैट इज सेम एज टाइफॉइड फीवर, इसी का दूसरा नाम है। टाइफॉइड फीवर इज एन acute illness associated with fever caused by salmonella typhi bacteria. Again, important point कि टाइफॉइड फीवर is caused by salmonella typhi bacteria. It can also be caused by Salmonella paratyphi, a related bacterium that usually causes a less severe illness. ये Salmonella paratyphi से भी हो सकता है, जो कि टाइफॉइड फीवर से थोड़ी कम सीवियर सिम्टम्स शो करता है। सेकेंड, मेजर कॉज मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी। जनरली आपको बहुत से केसेस जो है वो टाइफॉइड के मिल जाएंगे, जो कि यदि ट्रीट नहीं हुआ तो हाई मोर्टिलिटी रेट कॉज करता है। ये एक फूड वाटरबॉर्न डिसीज है। द बैक्टीरिया आर डिपॉजिटेड इन वाटर और फूड बाय अ ह्यूमन कैरियर एंड देन स्प्रेड टू अदर पीपल। यानी ह्यूमन से ये बैक्टीरिया जो है वो खाने या पानी के द्वारा जो है अदर पीपल में स्प्रेड हो सकता है, यानी कंटेजियस डिसीज है। कॉजेस, क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं। तो बैक्टीरिया जो है वो कॉज बाय बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी। इसकी फैमिली होती है बैक्टीरियसी फैमिली, और ये ग्राम नेगेटिव बैसिलाई है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार बनता है कि टाइफाइड इज ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो दैट इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। बेस्ट ग्रोस एज 37 डिग्री सेल्सियस, यानी रूम टेम्परेचर में बहुत आसानी से ग्रो कर सकता है। ट्रांसमिशन क्या होगा, तो फीको ओरल रूट, यानी किसी भी प्रकार से फीकस जो है फीकल मटेरियल से यदि कुछ भी इन्फेक्टेड प्रोडक्ट फूड या कंटेमिनेटेड वाटर में आता है तो उसके थ्रू हमें ये बीमारी हो सकती है। क्लोज कांटेक्ट विद पेशेंट और कैरियर, या किसी पेशेंट के साथ क्लोज कांटेक्ट में होने पर उसका एक इन्फेक्टेड पर्सन के द्वारा खाया हुआ फूड या ये चीज खाने से, कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड, जो कि मैं बता चुकी हूँ, एंड फ्लाइज एंड कॉकरोचेस, क्योंकि एक तरीके से इन्फेक्टेड फीकल मटेरियल से फूड तक जो भी इन्फेक्शन को फैलाएगा वो फ्लाइज या कॉकरोच होंगे, तो वहां से ट्रांसमिशन आसानी से होता है। इस टाइफाइड कंटेजियस, यानी जो टाइफाइड है क्या वो बहुत आसानी से फैलता है। तो यस, टाइफाइड फीवर इज हाईली कंटेजियस। कंटेजियस मीन्स क्या है, एन इन्फेक्टेड पर्सन कैन पास द बैक्टीरिया आउट ऑफ देयर बॉडी इन देयर स्टूल और लेस कॉमनली इन देयर यूरिन। यानी इन एक इन्फेक्टेड पर्सन के स्टूल से जो है वो बैक्टीरिया आसानी से बाहर आता है और यहीं से जो है वो दूसरे पर्सन में बाय कंटेमिनेशन ऑफ वाटर एंड फूड फैलता है। तो कंटेमिनेशन ऑफ वाटर सप्लाई कैन इन टर्न टेन द फूड सप्लाई। द बैक्टीरिया कैन सर्वाइव फॉर वीक्स इन वाटर और ड्राइड सीवेज। हाउ डू पीपल गेट टाइफाइड फीवर, कैसे लोगों को टाइफाइड फीवर होता है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो वर्क इन और ट्रेवल टू एरिया वेयर टाइफाइड फीवर इज एंडेमिक, यानी ऐसी जगह पर काम करना जहां पर बहुत से लोग जो हैं वो टाइफाइड फीवर से ग्रसित हैं, वहां पर यदि वर्क करते हैं तो टाइफाइड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। वर्क एज अ क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैंडलिंग साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया, या फिर आप किसी लैब में ऐसे टेक्नीशियन हैं जो कि साल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरिया पर वर्क कर रहे हैं, तो होने के चांसेस होते हैं। हैव क्लोज कांटेक्ट विद समवन हु इज इन्फेक्टेड और हैज रिसेंटली बीन इन्फेक्टेड विद टाइफाइड फीवर। ऐसे व्यक्ति के साथ क्लोज कांटेक्ट में होना जो ऑलरेडी टाइफाइड फीवर से ग्रसित है, या फिर उसको पहले थोड़े ही दिन पहले ही ठीक हुई हो, क्योंकि ये रिपीट होता है तो चांसेस ज्यादा है। ड्रिंक वाटर कंटेमिनेटेड बाय सीवेज दैट कंटेन साल्मोनेला टाइफाइड, यानी ऐसा बाहर का पानी पी लेना जो कि साल्मोनेला टाइफाइड से ग्रसित है। जैसे कि हम जनरली जो फूड स्टॉल्स होते हैं वहां पर हम बिना सोचे समझे पानी जो है वो पी लेते हैं, तो वहाँ उसमें चांसेस ज्यादा होते हैं, बिकॉज इतने सारे लोग उसको टच कर रहे हैं, पी रहे हैं, तो वहां पर आपको उस वजह से आपको टाइफाइड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं।
हाउ लॉन्ग इज अ पर्सन विथ टाइफाइड फीवर कंटेजियस, कितने दिन तक होता है? अ पर्सन विथ टाइफाइड फीवर इज कंटेजियस एनीवेयर फ्रॉम डेज टू ईयर्स, यानी एक क्रोनिक कैरियर बन के वो एक कुछ दिनों में या साल तक जो है वो टाइफाइड को फैला सकता है। सम रिसर्चर्स सजेस्ट अ फ्यू इंडिविजुअल मे बी कंटेजियस इनडेफिनेटली, और कुछ रिसर्च में देखा गया है कि लाइफ टाइम तक कुछ पर्सन जो है वो टाइफाइड के कैरियर रहे हैं। अबाउट 3 to 5% ऑफ पीपल बिकम कैरियर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर द एक्यूट इलनेस, यानी एक्यूट यदि बहुत सीवियर टाइफाइड हुआ हो तो 3 से 5% के लोग जो हैं वो लाइफ टाइम तक यहाँ पर इसके कैरियर बने हुए होते हैं। Others suffer a very mild illness that goes unrecognized. These people may become long-term carrier of the bacteria even though they have no symptom and be the source of new outbreaks of typhoid fever for many years. यहाँ पर कुछ लोगों में माइल्ड इलनेस होती है जो कि सिम्टम यहाँ पर नहीं भी दिखते, बट वो लॉन्ग टाइम तक एक कैरियर बने हुए होते हैं और इस बैक्टीरिया को ट्रांसफर करते हैं। अभी तक हमने क्या टाइफाइड फीवर क्या है, किस तरीके से फैलता है, उसके कॉजेस क्या होते हैं, ये देखिए। अब इस पैथोलॉजी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी मीन्स किस तरीके से जो इन्फेक्शन है वो हमारी बॉडी में पूरी तरीके से फैला। तो इसके बाद क्या क्या सिम्टम्स दिखेंगे। तो सबसे पहले इंजेस्टेड कंटेमिनेटेड फूड, यानी साल्मोनेला टाइफाइड से जो इन्फेक्टेड फूड है वो हमने यदि खाया तो इंजेस्टेड बेसिलाई इन्वेड स्मॉल इंटेस्टाइन म्यूकोसा, जो बैक्टीरिया है, जो बैसिलस है, वो जाकर स्मॉल इंटेस्टाइन को इन्वेड करता है, यानी वहां पर एंट्री लेता है। टेकन अप बाय मैक्रोफेज एंड ट्रांसपोर्टेड टू रीजनल लिम्फ नोड, वहां से मैक्रोफेजेस के द्वारा ये रीजनल लिम्फ नोड तक पहुंच जाता है। साल्मोनेला टाइफाइड मल्टीप्लाई इन द इंटेस्टाइनल लिम्फोइड टिश्यू, यहाँ पर यानी इंटेस्टाइनल लिम्फोइड टिश्यू में साल्मोनेला टाइफाइड बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी वहां पर ग्रोथ होती है, डिवाइड होते हैं। इंटेक्ट विथ एंटेरोसाइट एंड एम सेल इलियल पेयर्स पैचेस ड्यूरिंग द 1 to 3 वीक ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड, यहाँ पर ये पेयर्स पैचेस में रहते हैं अबाउट 1 to 3 वीक, यानी एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब एंट्री लेने से लेकर सिम्टम के दिखने तक का जो पीरियड होता है वो होता है इंक्यूबेशन पीरियड। तो अबाउट 1 to 3 वीक्स में यहाँ पर ये पेयर्स पैचेस में रहते हैं। इस कंडीशन में आपको केवल एक सिम्टम देखने को मिलता है, दैट इज डायरिया। देन आगे एंड ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड, जैसे ही इंक्यूबेशन पीरियड खत्म होता है तो जो बैसिलस है वो ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है, यानी पूरे ब्लड में फैल जाएगा। तो यहाँ से हमारा टाइफाइड फीवर का ऑनसेट शुरू होता है, यानी यहाँ पर आपको मेजर सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। आफ्टर दैट यदि ट्रीट ना किया जाए तो बैक्टीरिया इन्वेड द गॉल ब्लैडर को इन्वेड करके, बिलियरी सिस्टम को या लिम्फोइड टिश्यू को इन्वेड करके ये वॉवल में आ जाता है और हायर नंबर में मल्टीप्लाई होता है, और यहाँ से ये आपको इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से पास होता है, यानी स्टूल तक पास हो जाता है। तो जो भी हम स्टूल कल्चर टेस्ट करवाते हैं वहां पर आपको टाइफाइड जो है वो पॉजिटिव दिखता है, मेजर केसेस। द सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड फीवर, तो यहाँ तक हमने पैथोफिजियोलॉजी के बाद देखे कि इंक्यूबेशन पीरियड जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यू पर्पस, कि टाइफाइड फीवर का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 10 से 14 दिन, बट कैन बी लॉन्गर, यानी इसके बाद भी आपको सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। सिम्टम्स आर ऑफन नॉन स्पेसिफिक एंड क्लिनिकली नॉन डिस्टिंग्विशेबल फॉर फ्रॉम अदर फेब्राइल इलनेस, यानी इसके कोई ऐसे भयानक अलग से सिम्टम्स नहीं होते हैं जिससे आप इसको कोई और डिसीज से कंपेयर कर सकें या एकदम से आप देखकर पहचान ले कि ये टाइफाइड के ही सिम्टम्स है। जनरली इस पे कॉमन सिम्टम्स दिखते हैं। However, clinical severity varies and severe cases may lead to serious complication. बट यदि यहाँ पर ट्रीट नहीं किया गया या डायग्नोस नहीं किया गया तो आगे चल के बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो यहाँ पर साइलेंट सिम्टम जनरली क्या दिखेंगे, तो हाई फीवर होगा, हेडेक, मैलियस यानी थकान, चिल्स यानी व्यक्ति को ठंड लगेगी बहुत ज्यादा, माइलेजिया, रोज स्पॉट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम क्योंकि ये थोड़ा अलग है। यहाँ पर आपको शरीर में रेड कलर की चकत्ते देखने को मिलते हैं जिसको हम रोज स्पॉट बोलते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है फॉर एमसीक्यू, और कॉन्स्टिपेशन आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर क्लिनिकल फीचर्स हम और अच्छे से समझते हैं। तो स्टेज 1 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट वीक में स्टेज 1 होती है जहां पर आपको स्लोइंग राइजिंग स्टेप लैडर फैशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी, कि स्टेप लैडर फीवर किस डिसीज में होता है। तो स्टेप लैडर फीवर जो है वो टाइफाइड के केस में होता है। इसका मतलब ये है
ये टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है, जैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं उस तरीके से धीरे धीरे टेम्परेचर राइज होता है, पहले दिन कम, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार एमसीक्यू या पीजी में पूछा गया है। देन एब्डोमिनल पेन एंड माइलेजिया, मैलिएज, हेडेक, कॉन्स्टिपेशन एंड रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। यानी एब्डोमेन में पेन होगा, थकान लगेगी, सर में दर्द होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा और ब्रेडिकार्डिया यानी हार्ट रेट जो है वो कम देखने को मिलता है। देन सेकेंड स्टेज जो है वो सेकेंड वीक में मिलती है। तो यहाँ पर साइन एंड सिम्टम्स जो है वो फर्स्ट वीक के प्रोग्रेस करते हैं, यानी थोड़े ज्यादा सिम्टम्स अपने को देखने को मिलेंगे या हाई लेवल में थोड़े देखने को मिलेंगे। एंड ऑफ सेकेंड वीक के एंड में क्या होता है, तो डेलेरियम यानी चक्कर आएंगे उसको, भ्रम होगा, कॉम्प्लिकेशंस, देन कोमा एंड डेथ इफ अनट्रीटेड। यदि यहाँ इस लेवल तक भी ट्रीट नहीं किया गया तो व्यक्ति जो है वो कोमा में या उसकी डेथ भी हो सकती है। अब एंड ऑफ फर्स्ट वीक वाला सॉरी पॉइंट छूट गया था। स्टेज 1 जो होती है उसके फर्स्ट वीक में सिम्टम देख चुके थे। एंड ऑफ फर्स्ट वीक में हमें रोज स्पॉट दिखने को मिलते हैं, जो कि मैं आपको बताई हूँ कि अपर एब्डोमेन या बैक में लाल कलर के चकत्ते दिखेंगे, कफ, स्प्लीनोमेगेली यानी स्प्लीन का एनलार्ज होना, एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड टेंडरनेस यानी एब्डोमेन का बड़ा होना और डायरिया। तो ये सारे सिम्टम्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये होता है रोज स्पॉट। तो यहाँ से हमने टाइफाइड के लिए बहुत से अलग अलग क्वेश्चंस देख लिए एमसीक्यू में जो आते हैं कि इसका बैक्टीरिया क्या होता है, इसका ट्रांसमिशन रूट क्या है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, रोज स्पॉट किस में देखने को मिलते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लैडर फीवर किस में देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें आपको टाइफाइड में एक स्पेशल पॉइंट बनाकर याद रखनी है। स्टेज 3 यानी थर्ड वीक में क्या होता है, तो फेब्राइल बिकम टॉक्सिक एंड एनोरेक्सिया, सिग्निफिकेंट वेट लॉस यानी यहाँ पर आपको वेट लॉस देखने को मिलेगा, टाइफाइड स्टेट मिलेगी जहां पर कंफ्यूजन, साइकोसिस यानी मेंटल डिसऑर्डर्स भी होने लगते हैं, और 5 से 10% में हेमरेज या परफोरेशन के कारण डेथ हो सकती है। देन लास्ट स्टेज होती है फोर्थ स्टेज, रिकवरी पीरियड। यदि यहाँ तक इंसान सही है तो इफ द इंडिविजुअल सर्वाइव्स टू द फोर्थ वीक, तो वहां पर फीवर, मेंटल स्टेट एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन स्लोली इंप्रूव ओवर अ फ्यू डेज, इसके बाद वो अपने आप रिकवरी करने लगता है यदि यहाँ तक इंसान सरवाइव कर गया तो। यानी ये एक डू और डाई कंडीशन है। इंटेस्टाइनल एंड न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन में स्टिल अकर इन सर्वाइविंग अनट्रीटेड इंडिविजुअल, यानी यदि यहाँ तक भी इंसान को ट्रीट नहीं किया गया और यदि वो जिंदा है तो वहां पर इंटेस्टाइन एंड न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन उसको देखने को मिलते हैं। वेट लॉस होगा, बहुत ज्यादा वीकनेस रहेगी, और जो कुछ सर्वाइवर ऐसे हैं जो कि एसिम्टोमेटिक होते हैं और वो साल्मोनेला टाइफी के कैरियर होते हैं, यानी वो आसानी से जो है बैक्टीरिया ट्रांसमिट कर सकते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि वो साल्मोनेला टाइफाइड से ग्रसित हैं। फिर आता है टाइफाइड फीवर के सिम्टम्स। तो ये अभी हम देख चुके हैं क्लिनिकल फीचर में, वही हेडेक, हाई फीवर, वीकनेस, ड्राई कफ, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन और रेड रोज स्पॉट सॉरी। देन पैराटाइफाइड फीवर क्या होता है, तो सेम सिम्टम्स होंगे बट माइल्ड सिम्टम्स होंगे यहाँ पर, जो कि साल्मोनेला पैराटाइफी बैक्टीरिया से मिलते हैं। तो यहाँ पर वही है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है डायग्नोसिस एंड इन्वेस्टिगेशन। तो हम किस चीज से डायग्नोस करेंगे, सबसे पहला होता है ब्लड कल्चर, यानी ब्लड टेस्ट किया जाता है, उसमें आपको पॉजिटिव यदि ब्लड टाइफाइड का पॉजिटिव है तो वहां पर दिखाएगा। देन स्पेसिफिक सीरोलॉजिकल टेस्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हम साल्मोनेला एंटीबॉडी या एंटीजेंस को फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी के थ्रू यानी डायग्नोस करते हैं। विडाल टेस्ट एंड एलिजा बहुत इंपॉर्टेंट है, विडाल टेस्ट का क्वेश्चन लाखों बार पूछा गया है कि किसके डायग्नोसिस के लिए किया जाता है, तो ये होगा टाइफाइड के लिए। यहाँ पर यूरिन एंड स्टूल कल्चर हम करते हैं सेकेंड एंड थर्ड वीक में, जब थोड़ा स्टेज बढ़ जाए। मैरो कल्चर नहीं तो ये ब्लड, यदि इनिशियल स्टेज है तो ब्लड टेस्ट में ही दिख जाएगा, और यदि एसिम्टोमेटिक है व्यक्ति तो सेकेंड से थर्ड वीक में हम यूरिन या स्टूल कल्चर कराते हैं। मैरो कल्चर 90% सेंसिटिव अनलेस until after 5 days commencement of antibiotic। पंच बायोप्सी सैंपल ऑफ रोज स्पॉट कल्चर, यानी किसी को रोज स्पॉट हो रहे हैं तो वहां पर हम उसकी पंच बायोप्सी यानी उसके अंदर का जो भी फ्लूइड है उसका कल्चर भी करते हैं। और क्लॉट कल्चर, कल्चर में बी ऑब्टेन फ्रॉम सीएसएफ, पेरिटोनियल फ्लूइड, mesenteric एलिनस, resected intestine, gall bladder, pharynx, tonsil, abscess and bone। देन आता है सीरोलॉजी। सीरोलॉजी अभी मैंने बताया विडाल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज विडाल टेस्ट। तो ये एक ग्लूटिनेशन टेस्ट होता है, यानी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन यहाँ पर करवाई जाती है।
डिटेक्ट O and H एंटीबॉडीज, डायग्नोसिस ऑफ टाइफॉइड एंड पैराटाइफॉइड इसके लिए किया जाता है, टेस्टिंग ऑफ H एग्लूटिनिन इन रायर्स ट्यूब, अ नैरो ट्यूब फ्लोकुलेंट एट द बॉटम, टेस्टिंग ऑफ फॉर O glutenin is Felix tubes chalky incubated at 37 डिग्री सेल्सियस ओवरनाइट। ये 2-3 पॉइंट आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, बस आपको ये याद रखना है कि विडाल टेस्ट टाइफाइड या पैराटाइफाइड फीवर को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। ये एक एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है। इस तरीके से जो आपकी रिपोर्ट है, जो नीचे दिया हुआ है 1/20, 1/40, 1/80, इस तरीके से रिपोर्ट में लिखा हुआ आता है। देन लास्ट हम यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट देखेंगे कि सबसे पहले एक्टिविटी रेस्ट इज हेल्पफुल, जितना ज्यादा रेस्ट हो सके वो आपको लेना है। मेडिकल केयर में एंटीबायोटिक, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स सीवियर टाइफाइड फीवर के केस में, और एंटीपायरेटिक फॉर हम फीवर दे सकते हैं। डाइट, तो डाइट जो है वो आपने बहुत बार सुना होगा कि हल्की चीजें खानी है, तला भुना नहीं खाना, या फिर ज्यादातर आप दाल दलिया इस तरीके से चीज लें, तो ये टाइफाइड में जनरली सजेस्ट किया जाता है क्योंकि यहाँ पर डाइजेशन बहुत ज्यादा वीक होता है और डायरिया की वजह से फ्लूइड लॉस भी होता है। तो यहाँ पर हम फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट शुड बी मॉनिटर। सॉफ्ट डाइजेस्टेबल डाइट इज प्रेफरेबल इन एब्सेंस ऑफ एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड इलियस। सर्जिकल केयर्स, यदि इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो गया हो यानी बहुत सीवियर केस हो, तो वहां पर हम सर्जरी भी करते हैं। एंटीबायोटिक में क्या दे सकते हैं, तो क्लोरोएम्फेनिकॉल 500 mg, एम्पिसिलिन 750 mg एंड कोट्राइमेक्सोल 2 टैबलेट दे सकते हैं। रेजिस्टेंस इन मेनी एरियाज ऑफ द वर्ल्ड स्पेशली इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, कुछ जगह इंडिया की कुछ जगह पे या फिर साउथ ईस्ट एशिया में इन एंटीबायोटिक के लिए भी रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस मतलब ये आप खा भी लो तो उस बैक्टीरिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उसके लिए साथ में हो चुका है। देन फ्लोरोक्यूनोलोल ड्रग ऑफ चॉइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइफाइड की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg BDS। थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन, सेफ्ट्रियाक्सोन और सेफोटैक्सिमिन अल्टरनेटिव दोनों दे सकते हैं आप। एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं 500 mg वंस डेली, अल्टरनेटिव विद फ्लोरोक्यूनोलोन। रेजिस्टेंस इज प्रेजेंट, ट्रीटमेंट शुड बी कंटिन्यूड फॉर 14 डेज। अब लगभग 14 डेज का जो है यहाँ पर डोज रहता है। क्रोनिक कैरियर वर फॉर्मली ट्रीटेड फॉर 4 weeks with ciprofloxacin but may require an alternative agent and duration as guided by antimicrobial sensitivity testing. Cholecystectomy may be necessary. टाइफाइड फीवर के प्रिवेंशन क्या हो सकते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी खाना खाने से पहले हैंड वॉश करिए, बॉइल्ड वाटर, ड्रिंक वाटर जो भी आप कर रहे हैं वो बॉइल करके पीजिए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स को धुलकर यूज करें और वैक्सीनेशन इज नेसेसरी। तो ये कुछ रेफरेंसेस थे जहां से मैंने ये पीडीएफ तैयार की है। होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसी तरीके से वीडियोस रेगुलर मैं पैथोलॉजी के अपलोड करती रहूंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट करें आपको किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, और आप वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड विद आर डिजिटल लाइब्रेरी फॉर मोर वीडियोस।